नमस्कार। कभी सोचा है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है? जरा सोचिए, वो अनगिनत तरह के फूल जिन्हें देखकर सूंघकर हम खुश होते हैं, जिनकी खुशबू और रंग हमें अपनी ओर खींचते हैं, ये सब लैंगिक प्रजनन का ही एक हिस्सा हैं। तो आज हम पुष्पी पादपों यानी आवृत बीजों में लैंगिक प्रजनन की इसी फैसिनेटिंग दुनिया को बड़े विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए, फूलों का होना सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है। जितने भी पुष्पी पादप हैं वे सभी लैंगिक प्रजनन दिखाते हैं। ये जो खूबसूरत रंग बिरंगे फूल, उनकी मनमोहक सुगंध और अलग अलग आकार हम देखते हैं ना, ये सब लैंगिक जनन के लिए हुए अडेप्टेशंस हैं, ताकि इस पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद है यानी फल और बीज वो बन सके। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम शुरू से समझते हैं। तो इस रोमांचक सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम फूल की बनावट को समझेंगे, फिर नर और मादा जनन अंगों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम परागण की दिलचस्प प्रक्रिया और उसके अलग अलग तरीकों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि परागण के बाद क्या होता है, और हाँ, आखिर में पूरे अध्याय का एक फटाफट सारांश भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक जीव वैज्ञानिक की नज़र से देखें तो फूल सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो आकारिकी और भ्रूण विज्ञान का एक जीता जागता अजूबा है। और सबसे जरूरी बात, ये लैंगिक जनन का स्थल है। मतलब आवृत बीजियों का ये वो आकर्षक अंग है जहां प्रजनन की सारी प्रक्रिया होती है। इस चित्र में एक टिपिकल फूल के सारे भाग दिखाए गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके पहचानते हैं। सबसे बाहर की तरफ ये जो हरे पत्तियों जैसी संरचना है, ये है बाह्यदल या सेपल। इनके अंदर की तरफ है ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां, जिन्हें पेटल्स कहते हैं। अब आते हैं फूल के बिल्कुल केंद्र में, जहां इसके जनन अंग हैं। ये जो लंबी लंबी धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये है पुंकेसर, जो कि नर जनन अंग है। इसके दो हिस्से हैं। ऊपर का ये फूला हुआ हिस्सा है परागकोश यानी एंथर, और इसका जो डंठल है उसे कहते हैं तंतु या फिलामेंट। और बीचों बीच जो ये संरचना है वो है स्त्रीकेसर या पिस्टिल, फूल का मादा जनन अंग। इसके भी तीन भाग हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, बीच की ये लंबी नली है वर्तिका या स्टाइल, और सबसे नीचे का ये फूला हुआ भाग है अंडाशय या ओवरी। याद रखिएगा, लैंगिक जनन के लिए सबसे जरूरी हिस्से यही पुंकेसर और स्त्रीकेसर हैं। अच्छा, तो अब हम अपना पूरा ध्यान नर जनन अंग यानी पुंकेसर पर लगाते हैं। पुंकेसरों का जो पूरा चक्र होता है उसे पुमंग कहते हैं, और ये नर जननांग को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर लघु बीजाणुधानी और परागकण का विकास होता है, जिनके अंदर नर युग्मक होते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, एक प्रारूपी पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं। एक लंबा और पतला डंठल, जिसे तंतु कहते हैं, और दूसरा होता है अंतिम सिरा, जो आमतौर पर दो पालियों वाली संरचना होती है, जिसे परागकोश कहते हैं। तंतु का जो निचला सिरा है वो या तो पुष्पासन से या फिर पंखुड़ी से जुड़ा होता है। अलग अलग प्रजातियों के फूलों में इन पुंकेसरों की संख्या और लंबाई में काफी भिन्नता पाई जाती है। एक प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश में दो पालियां होती हैं और हर पाली में दो कोष्ठ होते हैं, यानी ये द्विकोष्ठी होता है। अगर हम इसे बीच से काटकर देखें तो ये एक चौकोर संरचना जैसा दिखता है, जिसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। यही लघु बीजाणुधानी आगे चलकर परागपुटी या पॉलन सैक बन जाती है, और ये परागकणों से खचाखच भरी होती है। एक लघु बीजाणुधानी को देखें तो ये आमतौर पर 4 परतों से घिरी होती है। सबसे बाहरी परत है बाह्य त्वचा, उसके अंदर है एंडोथीसियम, फिर आती है मध्य परतें, और सबसे भीतरी परत है टेपिटम। बाहर की जो 3 परतें हैं उनका काम है सुरक्षा देना और पराग कोश को फटने में मदद करना, जिससे परागकण बाहर निकलते हैं। सबसे अंदर वाली परत टेपिटम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विकास कर रहे परागकणों को पोषण यानी नरिशमेंट देती है। अब समझते हैं एक बेहद जरूरी प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन। सीधी सी बात है, ये पराग मात्र कोशिका यानी पोलन मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के जरिए लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया है। बीजाणुजन ऊतक की हरेक द्विगुणित कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का एक समूह बनाती है, जिसे हम चतुष्क कहते हैं। शुरू में ये चारों लघु बीजाणु एक साथ एक चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं, जैसा कि यह चित्र में दिखाया गया है।
फिर जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है और सूखता है, ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। हर एक लघु बीजाणु धानी के अंदर हजारों की संख्या में लघु बीजाणु और परागकण बनते हैं। तो ये जो परागकण है, यही नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है। यही वो संरचना है जो नर युग्मकों को मादा जनन अंग तक ले जाती है। ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं और इनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। परागकण में 2 परतों वाली एक बहुत स्पष्ट दीवार होती है। जो कठोर बाहरी दीवार है उसे बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन नाम के एक कमाल के पदार्थ से बनी होती है, जो अब तक ज्ञात सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। सोचकर देखिए, ये इतना मजबूत है कि इसे कोई भी एंजाइम तोड़ नहीं सकता। ये उच्च तापमान और यहाँ तक कि मजबूत एसिड और बेस को भी आसानी से झेल सकता है। इसी असाधारण मजबूती की वजह से परागकण हमें लाखों साल पुराने जीवाश्म के रूप में भी मिल जाते हैं। बाह्यचोल में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। और इसके अंदर की परत है अंतःचोल या इंटाइन, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी एक पतली और लगातार परत है। जब परागकण मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी कायिक कोशिका जिसमें बहुत सारा खाना जमा रहता है और एक बड़ा अनियमित आकार का केंद्रक होता है, और दूसरी है छोटी जनन कोशिका जो कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में ही तैरती रहती है। ये तुर्काकृति की होती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखिएगा। 60% से भी ज्यादा आवृत बीजी पौधों में परागकण इसी 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। जो बाकी की प्रजातियां हैं उनमें जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 नर युग्मक बनते हैं और तब परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। परागकणों के कई तरह के प्रभाव होते हैं। कुछ लोगों में ये गंभीर एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याएं जैसे दमा और श्वसनी शोथ पैदा कर सकते हैं, जैसे पार्थेनियम या गाजर घास। वहीं दूसरी ओर ये पोषण से भरपूर होते हैं और इन्हें फूड सप्लीमेंट के तौर पर गोलियों और सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परागकणों की जीवन क्षमता, मतलब वो कितने समय तक एक्टिव रहते हैं, ये भी अलग अलग होती है। जैसे चावल और गेहूं में ये सिर्फ 30 मिनट होती है, जबकि रोजेसी जैसे कुछ परिवारों में ये महीनों तक बनी रहती है। और तो और इन्हें द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई सालों तक स्टोर भी किया जा सकता है, जिसे क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। इन पराग बैंकों का उपयोग फसल प्रजनन कार्यक्रमों में किया जाता है। तो नर जनन अंग और परागकणों के बारे में विस्तार से जानने के बाद चलिए अब फूल के मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर या जायांग की बनावट और उसके विकास को समझते हैं। जायांग जो है वो पुष्प के स्त्री जनन अंग को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एक या एक से ज्यादा अंडप या कार्पेल हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा अंडप होते हैं तो वो या तो आपस में जुड़े हो सकते हैं, जिसे युक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं, जैसा कि पेपावर यानी अफीम में होता है, या फिर वे एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं, जिसे व्युक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं, जैसा माइचेलिया में देखने को मिलता है। हर स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र जो परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, वर्तिका जो एक लंबी पतली नली है, और अंडाशय जो आधार पर मौजूद फूला हुआ भाग है। अंडाशय के अंदर ही बीजांड या गुरु बीजाणुधानी होती है। चलिए एक प्रारूपी प्रतीप बीजांड की संरचना को समझते हैं। ये एक छोटे डंठल, जिसे फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं, से अपरा से जुड़ा होता है। बीजांड और इस डंठल के जुड़ने की जगह हाइलम या नाभिका कहलाती है। अब देखिए, बीजांड के चारों ओर 1 या 2 सुरक्षात्मक परतें होती हैं। इन्हें अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये पूरे बीजांड को घेरे रहती हैं, बस एक छोटी सी जगह छोड़कर, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला सिरा निभाग या चलाजा कहलाता है। अध्यावरण के अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसे बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं, और इसी के अंदर स्थित होता है भ्रूणकोश, यानी हमारा मादा युग्मकोद्भिद। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मातृकोशिका या एमएमसी से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया है। बीजांडकाय में बीजांड द्वार की तरफ एक अकेली द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है,
जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। अब मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बने थे, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक गुरु बीजाणु ही क्रियाशील रहता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की इस विधि को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, वो 3 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन करता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है और एक परिपक्व 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश तैयार हो जाता है। आइए इस परिपक्व भ्रूण कोश की कोशिकीय संरचना को ध्यान से देखें। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं मिलकर अंड समुच्चय बनाती हैं, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। निभाग वाले सिरे पर 3 प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं और बीच में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस प्रकार यह एक 8 केंद्रकीय लेकिन 7 कोशिकीय संरचना है। तो अब जब नर और मादा युग्मकोद्भेद दोनों तैयार हैं, तो अगला कदम है उन्हें एक साथ लाना। चूंकि दोनों ही युग्मक चल नहीं सकते, इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए परागण एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। परागण का सीधा सा मतलब है पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। पराग कहाँ से आ रहा है, इस आधार पर परागण को 3 तरह से बांटा जा सकता है। पहला है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। इसमें परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। दूसरा है सजात पुष्पी परागण या ज़ाइटोनोगैमी। इसमें परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ये काम के हिसाब से तो परपरागण है, लेकिन आनुवंशिक रूप से स्वयुग्मन जैसा ही है। और तीसरा है परनिषेचन या जीनोगैमी। इसमें परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल पर जाते हैं। केवल यही वो प्रकार है जिसमें आनुवंशिक रूप से अलग तरह के परागकण आते हैं। स्वयुग्मन को पक्का करने के लिए कुछ पौधों में 2 तरह के फूल होते हैं। उन मेल परागणी या कैस्मोगैमस फूल जो सामान्य फूलों की तरह होते हैं, जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं। और दूसरे होते हैं अनुन्मील्य परागणी या क्लिस्टोगैमस फूल जो कभी खिलते ही नहीं हैं। इनमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि स्वपरागण होना तय है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कोमेलिना का पौधा है। इसमें जमीन के ऊपर तो सामान्य उन्मील परागणी फूल लगते हैं और जमीन के नीचे अनुन्मील्य परागणी फूल भी लगते हैं। ये जो भूमिगत फूल हैं, ये परागण करने वालों की गैर मौजूदगी में भी पक्के तौर पर बीज पैदा करते हैं। परागण के लिए पौधे बाहरी एजेंटों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अजैविक जिसमें हवा और पानी शामिल हैं, और जैविक जिसमें अलग अलग तरह के प्राणी जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ वगैरह शामिल हैं। ज्यादातर पौधे जैविक कारकों का ही उपयोग करते हैं। अजैविक परागण के लिए पौधों में कुछ खास तरह के अडैप्टेशंस होते हैं। जैसे वायु परागण के लिए परागकण हल्के और बिना चिपचिपाहट वाले होने चाहिए ताकि हवा में आसानी से उड़ सकें। वर्तिकाग्र बड़ा और पंख जैसा होना चाहिए ताकि हवा में उड़ते परागकणों को पकड़ सके। और इनके फूल आमतौर पर छोटे होते हैं और ज्यादा रंगीन नहीं होते। जल परागण में परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और एक श्लेष्म आवरण से सुरक्षित रहते हैं। जल परागण का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है वैलिस्नेरिया। इसमें जो मादा फूल है वो लंबे डंठल के सहारे पानी की सतह पर आ जाता है और नर फूल या परागकण पानी की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। वो पानी के बहाव के साथ बहते बहते मादा फूल तक पहुंच जाते हैं। समुद्री घासों में तो मादा फूल पानी के अंदर ही रहता है और परागकण पानी के अंदर ही छोड़े जाते हैं। जो फूल प्राणियों द्वारा परागित होते हैं, उनमें परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई अडैप्टेशंस होते हैं। ये फूल आमतौर पर बड़े, रंगीन, सुगंध वाले और मकरंद से भरपूर होते हैं। परागकण चिपचिपे होते हैं ताकि प्राणी के शरीर से आसानी से चिपक सकें। इसके अलावा फूल परागणकर्ताओं को पुरस्कार भी देते हैं, जैसे मकरंद, पराग या फिर अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह। चलिए अब हम परागण के बाद होने वाली घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इसमें हम उन तरीकों को समझेंगे जो परपरागण को बढ़ावा देते हैं और साथ ही पराग और स्त्री केसर के बीच होने वाली उस महत्वपूर्ण पहचान प्रक्रिया को भी जानेंगे।
लगातार स्वपरागण से अंतः प्रजनन अवनमन हो सकता है। इसे रोकने के लिए पौधों ने कई बहिर्प्रजनन युक्तियां विकसित की हैं, जैसे पराग निकलने और वर्तिकाग्र के उसे ग्रहण करने के समय में तालमेल न होना, या फिर परागकोश और वर्तिकाग्र की अलग-अलग स्थिति। एक और तरीका है स्व असंगतता, जो एक आनुवंशिक तंत्र है और अपने ही पराग को अंकुरित होने से रोकता है। और हाँ, एक लिंगी फूलों का उत्पादन जैसा कि पपीते में होता है, जहां नर और मादा पौधे ही अलग अलग होते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। इसमें पराग के वर्तिकाग्र पर गिरने से लेकर पराग नलिकाओं के बीजांड में घुसने तक की सभी घटनाएं शामिल हैं। स्त्री केसर में ये काबिलियत होती है कि वो सही प्रकार के यानी संगत और गलत प्रकार के यानी असंगत पराग को पहचान सके। ये पहचान असल में पराग और स्त्री केसर के रासायनिक घटकों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत के माध्यम से होती है। अगर पराग सही तरह का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है और पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने लगता है। इससे एक पराग नलिका निकलती है जो वर्तिका की ऊतकों से होती हुई बढ़ती है और अंडाशय तक पहुंचती है। इस पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। अंडाशय में पहुंचने के बाद पराग नलिका बीजांड द्वार के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करती है। ये तंतुरूप समुच्चय की मदद से किसी एक सहायक कोशिका में घुस जाती है और वहां अपने दोनों नर युग्मकों को छोड़ देती है। इस तरह नर युग्मक मादा युग्मकोद्भिद तक पहुंच जाते हैं, जिससे निषेचन का रास्ता खुल जाता है। तो चलिए, हमने इस रोमांचक सफर में जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि सभी मुख्य बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। हमने देखा कि फूल लैंगिक प्रजनन का स्थल है। पुंकेसर नर अंग है जो लघु बीजाणु जनन द्वारा पराग कण बनाता है। स्त्री केसर मादा अंग है जिसमें बीजांड होता है और गुरु बीजाणु जनन द्वारा भ्रूण कोश बनता है। परागण पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, जिसके 3 प्रकार हैं: स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन। इसके लिए अजैविक यानी हवा, पानी और जैविक यानी प्राणी एजेंट का काम करते हैं। अंत में पराग स्त्री केसर संकर्षण ये पक्का करता है कि केवल सही पराग ही अंकुरित हो और 2 नर युग्मकों को भ्रूण कोश तक पहुंचाए। और अब जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, ये देखते हुए कि हमारी 75% से भी ज्यादा खाद्य फसलें जंतु परागणकर्ताओं पर निर्भर हैं, अगर इन परागणकर्ताओं की आबादी में गिरावट इसी तरह जारी रही तो दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।